अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। पेन उठाओ, चलो पेन चलाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले लिखो गिवन क्या क्या है, ठीक है, गिवन क्या क्या है, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रिकॉल करो। शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रिंज विड्थ, मतलब फ्रिंज विड्थ बता रहा हूँ, अरे यार ये सब स्लिट विड्थ और स्क्रीन को एक फार्मूला रिलेट करता है, वो फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। शिफ्ट को भी एक फार्मूला, इन सब में एक फार्मूला होता है जिसमें सारे टर्म होते हैं, वो फार्मूला अगर तुम्हें पता है, वैल्यू रखोगे, खटखट आंसर आएगा। ये शिफ्ट इज इक्वल्स टू, ऐसे याद रखो, शिफ्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। शिफ्ट बराबर कैपिटल डी अपॉन म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है। शिफ्ट बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को अलग याद कर लो और म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। पट आंसर वैल्यू डालोगे, आंसर तुम्हारा कुछ ये आएगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा था। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ये लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, तो अंडर रूट 2m के मोमेंटम एच अपॉन अंडर रूट 2m के, ठीक है। तो एच अपॉन अंडर रूट 2m के होता है। अब या फिर के हटाओ, एच अपॉन अंडर रूट 2m एनर्जी होता है, 2me। अब एनर्जी जब ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब इलेक्ट्रॉन को एसेलेरेट होता है, कंडीशन है। यह फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब इलेक्ट्रॉन को एसेलेरेट करवाया जाएगा। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एसेलेरेट करवाया जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पोटेंशियल गिवन होगा, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन, या फिर एनर्जी बोलो, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल जो है वो एनर्जी होता है। तो पी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m। अब के की जगह लिख लो तुम चार्ज, चार्ज यहाँ पे गिवन है और पोटेंशियल भी तुम्हें यहाँ पे गिवन है। ये फॉर्मूला तुम तभी यूज़ करोगे जब एसेलरेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को। फट से तुम वैल्यू बताओ, फट से तुम वैल्यू डालो, आंसर पाओ, वैल्यू डालो, आंसर पाओ। रहे इसको तब तुम तभी यूज़ करोगे जब इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करना हो। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉल ऑफ रेडियस 6 mm इन अ विस्कस फ्लूइड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग रेडियस 3 mm इन द सेम फ्लूइड विल बी। अब देखो यहाँ पे सेम, अब टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक 3 की ट्राई करो, यहाँ पे सेम वाली बात हो रही है, तो यानी कि अदर फैक्टर जो है वो कट तुम्हें सिंपल रेशियो में ही बात करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है, तुरंत याद करो। टिक टिक 1 टिक 2 सर है कि टर्मिनल वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला कि 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा टाइम्स जी अपॉन ईटा। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है, स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस का गिवन बाई, तो ये तुम्हें फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए, क्या, 2/9 आर स्क्वायर टाइम्स रो माइनस सिग्मा। रो उसकी डेंसिटी होती है लिक्विड की, और वो सॉलिड की, जो सॉलिड स्फेयर है उसकी, स्फेरिकल बॉल उसकी एक डेंसिटी होती है सिग्मा। ऐसा कुछ करके होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तुम ये रट लो, ठीक है। तो वी बराबर आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, वी बराबर रेडियस इतना हो रहा है, ये हो रहा है, सिंपल से निकाल दोगे। यानी कि देखो 6 वाला टर्म और 20 वाला टर्म आमने सामने होगा, और टीम वाला टर्म और एक्स वाला टर्म जो तुम्हें निकालना आमने सामने होगा। याद रहे रिलेशन में स्क्वायर होता है, लीनियर ना कर देना, गलत हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। VRMS टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3, यहाँ पे ऑक्सीजन का VRMS बराबर दे रखा है हाइड्रोजन के VRMS के, ठीक है। तो VRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम, तो दोनों तरफ अंडर रूट 3RT अपॉन एम, ठीक है, और सब कुछ रूट के अंदर होता है, तो 3RT, ठीक है। अब देखो 3R से 3R कट जाएगा, ठीक है। तो T1 अपॉन M1 बराबर T2 अपॉन M2, रूट से रूट भी उड़ जाएगा। T1 तुम्हें दे रखा है 47, ठीक है, और M1 तुम्हें दे रखा है 32, ठीक है। T2 तुम्हें निकालना है 47। आप देखो यहाँ पे ध्यान रहे, तुम्हें केल्विन में पूछा है, तो तुम केल्विन में उसमें डिग्री सेल्सियस में ही जाओगे, केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब उधर उधर तुम x मान लो जो कि निकालना है, और अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास 2। पर ऐसे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों 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 क्योंकि इस फॉर्मूले में हमेशा टेम्परेचर तुम्हें केल्विन में पुट करना होता है। तो पहले तुम जो ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रखा है उसको तुम केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेशन करो, ठीक है। फिर जो आएगा, तो फिर यहाँ से जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा 20 निकल के आएगा। अब इसको तुम्हें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब 20 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि तुम फर्दर कन्वर्ट करोगे 273 वाला फैक्टर लगा के कि अरे यार 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, या ऐसे कोई फैक्टर होता है। देखो अरे सिंपल सी बात है, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 ऐड करते हैं, अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 273 घटा देंगे, तो यहाँ 20 आएगा, इसमें 273 घटा देंगे, 253 बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। μ1 sin i बराबर μ2 sin r, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, याद है ना, वो बेस से एमर्ज हो रही है, ठीक है, यानी कि वो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो स्नेल्स लॉ लगाना है ये वाले सरफेस पे और ये वाले सरफेस पे, दोनों सरफेस पे इसमें स्नेल्स लॉ लगाओगे, आंसर आएगा। चलो करो। देखो अब यहाँ पे μ1 sin i, तो μ1 क्या है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1 एयर है, तो 1 इंटू साइन इंसिडेंट 45 पे आ रही है, ठीक है, बराबर μ2। तो μ2 यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दे रखा है √2, और साइन μ1 sin i बराबर μ2 sin r, ठीक है। तो पहले इस मतलब μ1 sin i बराबर μ2 sin i, यानी कि पहले इस सरफेस पे लगाओ। इस सरफेस के लिए तुम्हें वो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू r, ठीक है। इससे तुम्हें r1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये ग्रेस कर रही है, ये क्या कर रही है, ग्रेस कर रही है, यानी कि ये पड़ी है उस एंगल पर, अब ग्रेस कर रही है। अब ग्रेस कब करेगी, ग्रेस की कंडीशन क्या होगी, जब यहाँ के लिए R1 जो है वो इंसिडेंट रहे, इस सरफेस के लिए R1 विल एक्ट एज अ इंसिडेंट रहे। ग्रेस कर रही है यानी कि R1 जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ग्रेसिंग तभी होती है जब इंसिडेंट रे और क्रिटिकल एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो इंसिडेंट रे R1 बराबर क्रिटिकल एंगल थीटा c। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है μ इज इक्वल्स टू COSES कोसेक c, यानी कि μ इक्वल्स टू 1/μ बराबर 1/sin c यानी sin 45। क्रिटिकल एंगल कितना है, sin कोसेक c। अब c एंड क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर है ना, यही तो बात है। ये C90 मत लिख लेना। क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंट एंगल है जहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इस फेस के लिए जो ये है, ये इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, उससे तुम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नापोगे, तो वो जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री हो गया है, इस वजह से ये। तो क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, साइन इनवर्स ये आएगा जो कि 45 है। क्रिटिकल एंगल निकल आया। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है जी, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A बराबर R1 प्लस R2, ये रिलेशन में तुम्हें पता ही है। A बराबर दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसे निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था।